और मैं गाइस ये बोलता हूँ करने से ज़्यादा दिखाना बहुत मैटर करता है। ये मैंने कई बार अपनी जो टीम है उसमें भी बोलता हूँ और आप लोग भी बताओ, ध्यान रखना जितना आप करते हो ना दैट्स वेरी गुड, बट जब तक वो दिखेगा नहीं ना लाइक आपके मैनेजर्स को, आपके सीनियर्स को, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 7 तारीख को सैलरी आती है, 2 लोगों ने वहाँ पे रिजाइन दे दिया था, राइट। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग में आप लोग का स्वागत है। तो आज है सैटरडे, मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए और ऑफिस से होपफुली मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। जिस सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैं यू टर्न कर लूँ फिर आप लोगों से जरा। अच्छा गाइस, जरा आप लोग ये बताओ, आप में से जो कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो स्टार्टअप में वर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट में बिलो। ओके, सो गाइस, बात करते हैं आज यहाँ पे एट्रिशन के बारे में। एट्रिशन आप लोगों ने सुना होगा कि जब लोग कोई बंदा किसी कंपनी को छोड़ के जाता है तो वो उस कंपनी के लिए उसका वो एट्रिशन रेट होता है कि कितने लोग हायर हुए और कितने लोग छोड़ के गए, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे, जैसे क्या रीज़न होता है कि कोई भी बंदा सामने वाली कंपनी को क्यों छोड़ के जाता है, क्या रीज़न हो सकता है, उस पर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। और हमें कब कोई कंपनी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये अपनी जो भी करंट कंपनी है वहाँ पे कैसा हुआ है। तो पहले आपको केस बता देता हूँ, फिर मैं उस पर बात करूँगा। अभी केस क्या है कि लाइक 7 तारीख को यहाँ पे सैलरी आती है। तो सैलरी आज मेरे ख्याल से आज 9 है, हाँ कल 8 थी। तो 7 तारीख को सैलरी आती है, 2 लोगों ने वहाँ पे रिजाइन दे दिया था, राइट। अब उसकी एक फ्रेंड थी, मतलब 3 लोग थे वो टोटल, 2 लोगों ने रिजाइन डाल दिया, तीसरी जो फ्रेंड थी वो आ रही थी, राइट। अब प्लानिंग सुनो, प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि भाई 2 लोग रिजाइन डालेंगे बिकॉज कि इन्होंने शायद मेरे ख्याल से सैलरी वैलरी का कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था या फिर ग्रोथ नहीं हो रही थी, ऐसा इन लोग को लगा होगा। तो हम रिजाइन डाल देते हैं तो थोड़ा कंपनी में प्रेशर होगा और देन विल ज्वाइन आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब वो हमें इंक्रीमेंट देंगे उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ था। अब जो तीसरी फ्रेंड जो कंपनी में थी जिसने रिजाइन नहीं दिया था, उसका रोल क्या था कि कंपनी के जो इनसाइट्स हैं वो बताएं, मतलब कि अभी क्या हो रहा है, एक मेल आया तो कैसा रिएक्शन है जो मैनेजर हैं या फिर जो ओनर है उनका, क्या उसमें बढ़ाने के लिए देखा जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो गाइस लिटरली ऐसा भी होता है क्या? मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था। हाँ, यहाँ तक तो सोचा था कि भाई थोड़ा धमकी देते हैं लोग कि हाँ रिजाइन डाल देंगे सर, बढ़ा दो, नहीं तो ऐसा कुछ है। बट यहाँ प्रॉपरली टोटल रिजाइन दे दिया था उन लोगों ने। और कमाल की बात कहने का, 2 लोग थे तो एक को तो कंपनी ने कह दिया भाई इसको तो नहीं बुलाएंगे, इसको तो जो कहना है कहते हैं भाई। बट एक के लिए सरप्राइजिंगली कंपनी एग्री हो गई है सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बात करते गए, ये तो रहा सिनेरियो जो मेरी कंपनी में हुआ था। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और कंपनी का एट्रिशन रेट कब कैसे ज्यादा होता है और हमें कब छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। देखिए गाइस, मैं अपना ना एक असूल लेके चलता हूँ हर साल, हर जगह जहाँ भी मैं रहता हूँ। मेरा ये कहना है कि मिनिमम साल के एंड में या तो गाइस मेरा क्या बोलते हैं सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर मेरा डेजिग्नेशन ग्रो होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है सेम कंपनी में तो आई स्विच, ये फर्स्ट श्योर है मेरा। क्योंकि भाई देखो, ये मेरी करंट कंपनी भी जानती है, लास्ट कंपनीज भी जानती है कि मैं ना कोई भी जो वर्क है ऐसे लाइटली नहीं करता हूँ। जो मुझे काम मिलता है पूरा डेडिकेशन से करता हूँ, पूरी मेहनत से करता हूँ। और उसके बाद भी कंपनी को पोटेंशियल नहीं लग रहा है और नहीं लग रहा है कि इसको इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं ऐसी कंपनी क्यों साथ ही दूंगा यार? नहीं, ऐसा नहीं है। मेनली देखो, मेरा तो यही है, अगर साल के एंड में अगर मुझे कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, अदरवाइज बात करूँ कैरियर वाइज हो या फिर सैलरी वाइज हो, सो मैं वो कंपनी स्विच कर देता हूँ।
ये पहले मैंने पहले ये सोचा होता, अगर मैं जब स्टार्टिंग में जस्ट डायल ज्वाइन किया होता, शायद मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर चुका होता, बट खैर देर आए दुरुस्त आए। तो देखो, अगर आपकी कंपनी रेगुलर टाइम पे आपको हाइक दे रही है, दैट्स गुड, वेरी गुड, आपको रुकना चाहिए। और नहीं दे रही तो आई थिंक आपको स्विच करना चाहिए। अब कंपनी के लिए एट्रिशन रेट क्या होता है, यही होता है। देखो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ते हैं देखो किसी भी कंपनी को, वो 2-3 रीज़न होते हैं। देखो, पहला रीज़न क्या होता है कि टाइम पे सैलरी इंक्रीमेंट ना होना, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, और बात करें वहाँ का मैनेजमेंट, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ की परेशानी है उनको कैसा रिजोल्यूशन मिल रहा है, ये आई थिंक सब कुछ रीज़न हो सकते हैं एट्रिशन के, ठीक है। इन सब से एट्रिशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और एट्रिशन इन सब कारणों की वजह से ही होता है, इनमें से किसी एक या 2 कारणों की वजह से, ठीक है। अब कंपनी, देखो, पहले मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ कि कंपनी को इसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात तो क्या है कि एक रेगुलर ग्रोथ होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि भाई साल के अंदर अंदर इस बंदे की इतनी परफॉर्मेंस होती है, इतना होता है तो इतना हम इंक्रीमेंट देंगे, या फिर इसने ये अचीव कर लिया तो ग्रोथ देंगे। अगर कुछ प्लानिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं एट्रिशन तो होगा ही होगा, राइट। अब बात करता हूँ एज एन एम्प्लॉय, हमें कंपनी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एट्रिशन हो नहीं हो, ऑब्वियस बात है यार। सब बंदा अपने बारे में सोचता है यार, उसके बाद किसी और के बारे में सोचेगा ना। तो वह सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना, अपन को क्या है ना कि चढ़ के रहना का मतलब क्या है कि जो चीज़ दिया जाए उसको फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट है उसकी तरफ अचीव करते हुए जाना है। और मैं गाइस ये बोलता हूँ, करने से ज़्यादा दिखाना बहुत मैटर करता है। ये मैंने कई बार अपनी जो टीम है उसमें भी बोलता हूँ, और आप लोग भी बताओ, ध्यान रखना, जितना आप करते हो ना दैट्स वेरी गुड, बट जब तक वो दिखेगा नहीं ना, लाइक आपके मैनेजर्स को, आपके सीनियर्स को, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू तो होती है बट कम होती है। तो काम जो करते हो वो करते रहो, बट कहीं ना कहीं उसको दिखाना मत भूलो, बार बार बीच में पॉइंट आउट करके, अरे ये तो मैंने किया था, अरे सर आज तो इतना हो गया। ये माइंड गेम्स होते हैं। तो जब ऐसा आप करते हो तो एक इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है सामने वाले ओनर या मैनेजर के अंदर, ठीक है। अब मैं देखो क्यों बोल रहा था, वो जब मैं जस्ट डायल में था, स्टार्टिंग में सैलरी मेरी 20 थी, देन 22-24 हुई, शायद फिर 25-26 फिर 28 की समथिंग, ऐसे कुछ, मतलब 3-4 बार मेरा इंक्रीमेंट हुआ था 2 साल के, ठीक है। अब होने को तो देखो इस प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे रुकना चाहिए कि 1000, 2000, 3000 हर बार बढ़ रहे थे, मतलब 6-7 महीने के अंदर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सोचो, वहाँ से जब मैंने, अब मेरा बहुत टाइम हो गया था, मतलब बहुत टाइम गया, जब इंक्रीमेंट हुआ था तब मैंने स्विच कर लिया। अब मैंने जब बायजूस में स्विच किया तो मेरी सैलरी जस्ट डबल हो गई। आप सोच रहे हो? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज गाइस बिल्कुल मत छोड़ना कोई भी, क्योंकि अभी देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आप अपने 20s में हो तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे तो गाइस ना, आप ना जो आराम है, रेस्ट के बारे में प्लीज बिल्कुल भी मत सोचना। ये गलती मैंने एक बार कर दी थी जस्ट डायल में। मेरे 2 साल रहने का रीजन कहीं ना कहीं यही था। कहीं ना कहीं आप रेस्ट मोड पे आ गए ना गाइस, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। रेस्ट मोड पे आदमी कोई भी ग्रो नहीं कर पाता। रेस्ट मोड पे आप रेस्ट ही कर पाते हो, और मिनिमम अर्निंग आप कर पाते हो। मेरे ख्याल से 20s में बिल्कुल भी आपको रेस्ट मोड पे नहीं रहना चाहिए। रेस्ट मोड पे जाने के लिए 30+ आपके पास बहुत टाइम लगेगा। तो 20s में आपने मेहनत कर लेना है, तो उसके बदौलत आप आराम से बैठ के खा सकते हो। मैं कह रहा हूँ, आपने 6-7 साल भी ढंग से मेहनत कर ली ना, तो आप ऐसी एक डेजिग्नेशन में पहुंच जाओगे कि जहां आपको, देखो, पहली बात तो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरफेस नहीं करना पड़ेगा, तो वो मेहनत आपकी कम हो जाती है। उसके बाद मैं कहूँ तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपको यहाँ एक ऑटो पायलट पर चलने लग जाता है। तो दीज आर द सम थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर कि हमें अभी फ़िलहाल में रेस्ट मोड पे नहीं जाना है, हमें वर्क मोड पे ही रहना है। और मैं कह रहा हूँ, जितना हार्ड मेहनत आप कर सकते हो उतना करो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको ही मिलना है, ठीक है। रेस्ट मोड पे चलने से क्या होगा, इसके आप काम तो करोगे बट उतने अच्छे से नहीं करोगे। आपको क्या लगेगा, यार सैलरी मिल तो रही है, काम चल तो रहा है, अब क्या ही चेंज करूँ, क्यों ही चेंज करूँ। आपको ना
देखो भाई कि भाई अपना टारगेट बनाओ कि इस साल के एंड में मेरे खर्चे इतने बढ़ जाएंगे तो मेरी सैलरी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। अगर ये कंपनी इतनी एटलीस्ट सैलरी क्यों देगी तो किस कंडीशन में देगी, मुझे क्या अचीव करना पड़ेगा, नहीं देगी तो कौन कौन सी कंपनीज है जो दे सकती हैं, ये बनाओ। और थोड़ा रिस्क लो लाइफ में गाइस, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं तो कहूँगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहानी क्या मतलब जो फैक्ट की बात है जो मेरी कंपनी के अंदर हुआ, अब उन लोगों ने बेसिकली रिस्क लिया था। इधर देखो वो रिस्क हो सकता है या फिर कैलकुलेटेड प्लान हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ है। तो रिस्क का मतलब क्या है, उनको पता नहीं था, रिस्क लिया होगा तो होगा, नहीं तो देखा जाएगा। या फिर एक कैलकुलेटेड प्लान का मतलब क्या है कि उनको इस कंपनी के बारे में, ओनर के बारे में पता था डीपली कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। एक बंदे का तो फायदा हो रहा है उसमें, एक बंदे का नहीं हो रहा, उसका नुकसान आ गया, उसकी बातों में आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो मास्टरमाइंड है मेरे ख्याल से पहला ही वाला बंदा होगा जिसकी सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि उसने प्लान बनाया होगा। तो भाई देखो रिस्क नहीं लोगे ना, अगर वो रिस्क यहाँ पे नहीं लेते तो शायद उनकी सैलरी अभी भी कम होती। पर अभी फाइनल हुआ नहीं है, ऐसा बात चल रही है, बट पड़ ही जाएगी मेरे ख्याल से, इतनी जब कुछ हो ही गया तो ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मतलब आज की नहीं, जो मेरे कंपनी के अंदर हुई है, कि रिस्क लोगे गाइस तो रिवॉर्ड मिलेगा। ये कहावत थी, मैंने प्रैक्टिकल में आज आपको बता दिया कि रिवॉर्ड कैसे मिलता है, रिस्क कैसे लिया जाता है। और रिस्क का मतलब गाइस ये बिल्कुल नहीं है कि आज ही सब अपनी कंपनी से रिजाइन डाल दो कि भाई हम तो रिस्क ले रहे हैं, अब देखा जाएगा। रिस्क भी कैलकुलेटेड होता है गाइस, प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, यानी कि यहाँ से हमें किस कंपनी में जाना है, वो कितना दे सकती है, राइट। और अपने पास 2 ऑप्शन होने चाहिए। रिस्क उन्होंने छोड़ के लिया, बट ऑब्वियसली या तो जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा उन बंदों ने सोचा होगा, उन्होंने कोई ऑप्शन दूसरा भी तैयार किया होगा कि सपोज यहाँ से कॉल नहीं आता है, सो वेयर वी कैन ज्वाइन, तो वो चीज़ भी हमें रखनी है। तो भाई बिल्कुल अंधों की तरह मत कर लेना भाई कि सुना और जस्ट रिस्क ले लिया काम खत्म, नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क होगा तभी रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि देखो अगर मैं आज भी जस्ट डायल में होता, देखो पहले जब मैं 2 साल तक अगर वही मैंने कंटिन्यू किया होता और जस्ट डायल में होता तो शायद मेरी सैलरी अभी तक इतनी नहीं होती, शायद, ठीक है। क्योंकि बाईजूस में गया, जस्ट हाइक मिली, रैपिड हाइक मिली, जबरदस्त, ठीक है। अब उसके बाद देखो वापस आया तो मुझे ऑफर हुआ डेजिग्नेशन, और यहाँ पे भी अच्छा डेजिग्नेशन ऑफर। तो मैं तो ये मानता हूँ इसके डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है कि हर अब देखो मुझे यहाँ आज तक ना मुझे 3 इंडस्ट्री की नॉलेज है काफ़ी अच्छे तरीके से। एक तो अपना जो रिटेल सेल मतलब B2C होता है, चलता है, देन एडटेक अपना बाईजूस, अब उसके बाद मुझे B2B की भी बहुत बढ़िया नॉलेज हो गई है। B2B यानी कि जिसमें कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, होलसेलर्स से बात करना, मैन्युफैक्चरर से बात करना, प्रॉफिट मार्जिन, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, SKU वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को ग्रेस्प कर चुका हूँ। तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर सपोज मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दिखा पाऊंगा ना कि डाइवर्सिटी, देखो भाई मैंने इतनी इंडस्ट्री में काम किया तो आपकी मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप किसी नई इंडस्ट्री में जाते तो क्वेश्चन का रहता है कि भाई हमारी इंडस्ट्री में तो आपने काम किया नहीं, कैसे कर पाओगे। सो आई कैन आंसर देम कि मैंने ऑलरेडी 3 नई इंडस्ट्री में ज्वाइन करके छोड़ दिया है, मतलब स्टेबल करके छोड़ा है, मतलब स्टेबल हुआ हूँ वहाँ पे तब मैंने छोड़ा है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए यही ज्ञान काफ़ी है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लोग क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, आप कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि पर्सनल भी वर्क होता है और कहीं ना कहीं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है जॉब में, तो यू अंडरस्टैंड गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली किसी वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।